नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अफस्पा के खिलाफ लड़ रही एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिलने की इच्छा जाहिर की है। शर्मिला शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे विचाराधीन मामले में सुनवाई के लिए पेश हुई थी। इस दौरान इरोम ने बताया कि वो पीएम से मिलकर अफस्पा को खत्म करने की अपील करना चाहती है। आपको बता दें कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट खत्म करने की मांग को लेकर इरोम शर्मिला पिछले 14 सालों से भूख हड़ताल पर हैं। पुलिस ने 2006 में जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठी शर्मिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। इसी सिलसिले में गुरुवार और शुक्रवार को पुलिस और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इरोम के वकील वीके ओहरी ने अभियोजन पक्ष के गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर जीएल मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें एम्स के पूर्व सीएमओ डॉक्टर प्रशांत सिन्हा के बयान पर इरोम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी सिलसिले में इरोम की भी गुरुवार और शुक्रवार को पेशी हुई थी, जिसके बाद इरोम ने अफस्पा को खत्म करने के लिए पीएम और किरण रिजिजू से मिलने की इच्छा जाहिर की। Here in the court yesterday, the cross-examination was done in Hindi, but I know nothing about the language. So, and the doings also I know nothing about it due to the language problem. I am here in Delhi, so near to the parliament. That's why after meeting him and appealing my wish and pass on to the Prime Minister. Mainly, I want to meet the Prime Minister. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, we listen to my appeal, my protest, my demand. Surely, I know it. One day he will give my demand. They can't see us as equal as them. They want treat us differently, so they want reimpose the armed forces disturbed area status. Right now, I came here is to give my voice. What I'm doing is just struggling. I don't know whether it is inconvenience or not. Fighting is not an easy thing. What my target is have them repeal that very draconian law. अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अरुणाचल सेवा दल ने शुक्रवार को कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर संकल्प दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एपीसीसी के अध्यक्ष पादी रिचू ने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आयरन लेडी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पादी रिचू ने जानकारी देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। वहीं सीएम नाबम तुकी ने भी प्रेस रिलीज जारी करते हुए लोगों से अपील की कि वो एकता का भाव रखें और राज्य के विकास में अपना सहयोग दें। आज राजीव गांधी भवन में हमारा सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारा सीएलपी मेंबर यह एकता हुआ है। आज आप सबको जानते हैं हमारा इंदिरा जी ने अपना लाइफ को कुर्बानी किया देश का एकता के लिए, तो इसलिए आज देश का एकता दिवस माना जा रहा है। तो आप सबको मालूम है इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता है और उसमें ख़ास करके अरुणाचल के लिए इंदिरा जी बहुत
प्यार मोहब्बत थे और बहुत सा डेवलपमेंट आगे ले जाना चाहते थे। और बीच में अनफॉर्चुनेटली जो 1984 में देहांत हो गया, नहीं तो देश आगे बढ़ते थे। तो जो इन्होंने आखिर दिन में जो उड़ीसा में जो भुवनेश्वर में जो कहा गया है, अगर मैं मर जाऊंगा लेकिन देश के लिए कुर्बानी करूंगा, देश के हित के लिए कुर्बानी करूंगा और हमारे एक खून हमारे देश में फैलाएगा और ये हमारा देश का एकता के लिए और देश का प्रगति के लिए। केरल के बाद अब पूर्वोत्तर को देश का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक बनाने की तैयारी की जा रही है। अगरतला में गुरुवार को रबड़ बागान की 50वीं सालगिरह मनाई गई। रबर बोर्ड के चेयरमैन ए जयाथिलक ने कहा कि देश में रबड़ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर अब रबर बोर्ड रबड़ की खेती के विस्तार के लिए पूर्वोत्तर पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक देश में केरला रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी रबड़ की खेती की बहुत गुंजाइश है। ए जयाथिलक के मुताबिक भारत में 60,000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 750 टन रबड़ की खेती की जाती है, जिसमें त्रिपुरा में 40,000 टन रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। केरला के बाद त्रिपुरा दूसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है, जबकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में 46,000 टन रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब समूचे पूर्वोत्तर में रबड़ की खेती का विस्तार किया जाए। इससे राज्य में रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही राज्यों का राजस्व भी बढ़ेगा। The annual average income for the beneficiaries for tapping rubber is roughly rupees 2 to 2.5 lakhs. These models became an agrarian tool to eliminate poverty and improve the social and financial status. The antisocial activity of the youth also dwindled, and they threw out the guns and have taken up the tapping knife. Through the block plantation scheme, rubber became financially attractive and a very, very economic agricultural activity. Though the block plantation scheme started only in 1992, the health and education status has highly improved over the years. The children of the beneficiaries are now studying for MBBS and other similar courses. The rubber board could also convert the schemes for state assistance for social welfare, PWD, fisheries, etc., and channel it to the beneficiary community. The area under rubber plantation, as per the latest provincial statistics, has touched 72,000 hectares, and around 37,000 tons of rubber was produced during 2013-14, which fetched rupees 550 crores. The rubber board is very active in the dissemination of technical and scientific aspect of rubber planting. At present, around 45,000 growers are availing subsidy in Tripura. The rubber board shifted its activity from the plant-centric model to the grower-centric model for community development. Tripura is the second largest center for rubber plantation in India. So if you look at our progress in the rest of Northeast has been very, very minimal. It is only the beginning stage. I think over the next 5 years we should be able to around 1.41 lakh. 1.41 lakhs, yes. 41 Total. Which are the other states for the Northeast? other states. There has been increasing demand So far we now have none. from Assam and Arunachal Pradesh, parts of Nagaland and parts of Meghalaya. Our quality is not bad, but the quality can be better, right? And yes, it is not bad at all, but then when we have to see it in totality. There are some who are very, very good, some who are not so good. So the average quality will come down. So if everybody is of the same quality, then we can have a better bargaining power. We can command a better price in the world market. अरुणाचल प्रदेश के जोलांग में गुरुवार को सार्दोवाई बैडमिंटन क्लब का उद्घाटन किया गया। बैडमिंटन क्लब का उद्घाटन राज्य में हाइड्रो पावर के संसदीय सचिव सह दिरांग से विधायक फुरफा सिरिंग ने आरडब्ल्यूडी मंत्री कुमार वाई की उपस्थिति में किया था। उद्घाटन समारोह में फुरफा सिरिंग ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बैडमिंटन क्लब के खुलने से राज्य में बैडमिंटन प्रेमियों का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही युवा पीढ़ी की खेलों के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। फुरफा सिरिंग ने बैडमिंटन कमेटी द्वारा की गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि बैडमिंटन क्लब का नाम आरडब्ल्यूडी मंत्री कुमार वाई के पिता सार्दो वाई के नाम पर रखा गया है। तो
यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपने प्रोग्राम को रखा है। तो मैं भी जुड़ना चाहूँगा अरुणाचल के विकास में खिलाड़ी को आगे ले जाने के लिए। तो जैसे कि मुझे एक मेमोरेंडम दिया गया है कि यहाँ पे एक निजी सेट का आवश्यकता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब चलते हैं मणिपुर के इम्फाल में, जहां मानव विज्ञान विभाग में गुरुवार को ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन खां मणिपुर कॉलेज ने मणिपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था। वहीं सेमिनार का प्रायोजन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा किया गया था। इस दौरान अनुसंधान विद्वानों ने ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स और पूर्वोत्तर राज्यों में बांस उत्पादन, मछली उत्पादन और सोयाबीन के संरक्षण पर चर्चा की। वहीं सेमिनार में किसानों ने भी हिस्सा लिया था। I'm the organizing president of this seminar, and the main theme or the title of the seminar is Traditional Food Habits and Preservation of Bamboo Products, Fish Products and Soybean in the northeastern part of India. I am sure because altogether there are 51 delegates, paper readers who are going to present. And their papers are very, very interesting, and I think their presentation will be very fruitful, and it will give a very, very fruitful recommendation, I suppose. Seminars are part of this academic, career, and it is really great because by joining this seminar, you are experienced. Let's say example, I am new to this. I have just recently started research, but yet while attending here, I know. When people present the papers, you should know more, you know better, especially in those topics which are discussed today, let's say. And then it's a kind of experience in presenting yourself in front of the people, and you know more, that's all. I have organized this seminar, traditional food habits and the preservation of bamboo product, fish product, fermented soybean in India's northeast. The main objective of this seminar to upgrade the knowledge on different traditional food products having high market potential. Number to insight the state of manufacturing and preserving the traditional foods, to explore the different traditional methods and its significance, to analyze problem and prospect of entrepreneurs, and to examine the scientific and cultural value on the traditional food. मणिपुर के इम्फाल स्थित इंडोर स्टेडियम खुमान लामपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 अक्टूबर से शुरू हुए मणिपुर इंटर स्कूल गेम्स टूर्नामेंट का शुक्रवार को समापन हो गया। टूर्नामेंट का आयोजन छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। टूर्नामेंट में जीत हासिल करने वाले छात्र आने वाले नेशनल इंटर स्कूल गेम्स में हिस्सा लेंगे। My name is Ojendro. I am the convener of this school game 2014 championship. This tournament is very good condition, and there is the participation for the football is women football for 6 districts, and men football is 10 districts
are participated here, and for the Thangta is only the 7 districts are participated here. So altogether, how many students are taking part in this Thangta and football? There is 300 participation all this tournament with football and including the Thangta. Yeah. On Thangta, how many girls and how many boys are doing participating? For the Thangta, the boys 25 and girls 23, total 48. एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश का नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ईटानगर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेशन के अधिकारी सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ईटानगर के सीनियर मैनेजर प्रवेश कुमार ने प्रोग्राम पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रवेश कुमार का कहना है कि प्रोग्राम के बारे में कोई भी जानकारी सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही दे सकते हैं। एक तरफ तो विभाग सार्वजनिक रूप से प्रोग्राम के बैनर प्रदर्शित कर रहा है, वहीं उसके अधिकारी कुछ ना कहकर इस कार्यक्रम पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अभी हम ईटानगर के NHPC ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं एक यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 लिखा गया है, जो कि 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ऑर्गेनाइज करने का यहाँ पर डेट को शेड्यूल को दिया गया है। और इसमें 3 पॉइंट्स दिया गया है कि करप्शन क्रिएट्स अट्रैक्शन बट इट्स एंड इज डिस्ट्रक्शन, और लिखा गया है और नीचे भी लिखा गया है कि थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड एक्ट पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट में लिखा गया है कि लास्ट लाइन में लिखा गया है कि एराडिकेट करप्शन फॉर ए फेयर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो ये NHPC ईटानगर के द्वारा ये बैनर टांगा गया है। तो इसी के बारे में जब हमने यहाँ के अधिकारियों से पूछताछ करने की कोशिश की ये एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या है, तो ऐसे में यहाँ के अधिकारी सीनियर मैनेजर प्रवेश कुमार ने हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया और कहा कि वो प्रेस को या फिर मीडिया को फेस करने का या इन्फॉर्मेशन देने का उसके पास अथॉरिटी नहीं है। और उनका ये कहना है कि सिर्फ यहाँ के ED जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वही यहाँ के जितने भी NHPC के बारे में या फिर मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन देना है वो दे सकते हैं। मगर अभी सवाल ये पैदा होता है कि जो बैनर में इतना 3 जो लाइनें बहुत सुंदर सुंदर लिखा, मगर उसका कुछ भी इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर पा रहे तो NHPC का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है ईटानगर में रहने का, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन ताजुम बिंदर के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित ग्रीन स्ट्रीट बार में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ रॉकटोबर फेस्ट गुरुवार को संपन्न हो गया है। फेस्टिवल को रनिंग प्राइवेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और संगीत मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। फेस्ट में प्रदेश के लोकल बैंड्स के साथ साथ मिजोरम, शिलांग, सिक्किम से आए बैंड्स ने भी हिस्सा लिया। इवेंट के ऑर्गेनाइजर बोनी डारांग ने बताया कि रॉक म्यूजिक को बढ़ावा देने और इन्हें प्लेटफॉर्म देने के मकसद से इसका आयोजन किया गया था। बोनी ने बताया कि इस दौरान HIV, ड्रग्स जैसे मुद्दों को लेकर कैंपेन भी चलाया गया। इवेंट कंपनी के अन्य सदस्य बेंगिया नाचोंग ने बताया कि पूरे महीने चले इस फेस्ट को प्रदेश की 8 अलग-अलग जगहों पर आयोजित किया गया था, जिसमें लोकल और बाहर से आए बैंड्स ने जमकर धूम मचाई। We bring to you the Rocktoberfest 2014. It's about music and it's about drinking in a healthy way. The Rocktoberfest is basically a month-long festival where we bring bands from outside. That is like bands from Sikkim, Manipur, Nagaland, Shillong. Outside bands come and play here, and we bring one band for one event. And then the local artists, we have 2-3 bands covering up for them. Then we have DJs coming from outside and playing for us for the after parties. And this is, in a way, we are doing this so that we can change Itanagar and bring it basically to a wider audience. The artists from here will play outside, and we are giving outside artists the chance to perform here, and so that our artists develop that talent, knowing how they play, how outside guys play, and how music is basically. And this is Rocktober, so and we have this slogan that we say is like
drink music and hear beer. That's basically what the festival is. Well, the whole event has been, we have started it from the 1st of October, and every alternate days we've been giving platform to the young musicians of our state and also from artists from outside. It's basically we are just trying to give them a platform, and also we have also taken up some social causes. Basically, I would like to thank NHPC who have supported us, ESM and our media partner Donlin Post. They have helped us, and so far whatever I think we have we are successful in whatever we have done so far. And but I just wish the government would be more, they would maybe tomorrow they would help us a little more. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।